Good morning student, this is our lecture 16 and this is the last lecture of ionic solids. So today we will discuss about solvation energy and the solubility of ionic solid. Now solubility of ionic solid depend किस पे करती है? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को, किसी भी आयनिक सॉलिड को डिज़ोल्व होने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी, क्योंकि बॉन्ड्स क्या होंगे? ब्रेक होंगे। बॉन्ड्स ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू कॉज द रप्चर ऑफ लैटिस क्रिस्टल। तो आपने अगर लैटिस क्रिस्टल को ब्रेक करना है तो आपको क्या चाहिए? एनर्जी। तो अब वो एनर्जी सॉलिड को मिलेगी कहाँ से? अगर आप एक सॉल्वेंट ले लेते हो, उसमें कोई आयनिक सॉलिड डिज़ोल्व करते हो, तो वो डिज़ोल्व तभी होगा सॉलिड जब उसके बॉन्ड्स ब्रेक होंगे। और वो बॉन्ड्स कैसे ब्रेक होंगे? उसके लिए एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहाँ से आएगी? नाउ देयर इज स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन बिटवीन द सॉल्वेंट एंड द आयन, ठीक है। सॉल्वेंट जो आपने लिया, उसके सॉल्वेंट के साथ सॉलिड जो होते हैं उसमें आयन्स होते हैं। जैसे NaCl ले लो, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव जो आयन्स है वो किसके साथ इंटरैक्ट करेंगे? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के साथ, दैट इज़ वाटर के साथ। तो इससे क्या होगा? जब इंटरैक्शन होगी तो सॉल्वेशन ऑफ आयन्स होंगे, ठीक है। सॉल्वेशन हो जाएगी आयन्स की। उस सॉल्वेशन के टाइम एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। उस सॉल्वेशन के टाइम एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। तो उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेशन एनर्जी। और वो जो एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को हम यूज़ करते हैं टू रप्चर द लैटिस क्रिस्टल ऑफ आयनिक सॉलिड। तो वो एनर्जी आयनिक सॉलिड के क्रिस्टल को ब्रेक करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो जो सॉल्वेंट लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेशन एनर्जी रिलीज करेगा वो क्या होगा? गुड सॉल्वेंट होगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा सॉल्वेशन एनर्जी होगी उतना ईजिली लैटिस क्रिस्टल क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। तो गुड सॉल्वेंट फॉर आयनिक सॉलिड्स वो गुड सॉल्वेंट होगा। और जो ऐसा सॉल्वेंट होगा उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा? ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल वाटर, लिक्विड अमोनिया एंड हाइड्रोजन क्लोराइड, ये सॉल्वेंट जो है हमारे पास गुड सॉल्वेंट्स में आते हैं फॉर solubility of ionic solids, ठीक है। Now for solid to dissolve in particular solvent, अगर आपने किसी solid को particular solvent में dissolve करना है तो उसके लिए क्या condition होनी चाहिए? उसके लिए सॉल्वेशन एनर्जी जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए, लैटिस एनर्जी ऑफ द सॉलिड। क्यों? अगर सॉल्वेशन एनर्जी ज़्यादा होगी और लैटिस एनर्जी कम होगी तो वो सॉल्वेशन एनर्जी जो रिलीज़ हुई है वो ईजिली क्या करेगी? लैटिस क्रिस्टल को ब्रेक कर देगी, क्योंकि उसकी लैटिस एनर्जी क्या है? कम है, ठीक है। तो जैसे आपके पास सॉल्ट्स ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं और सॉल्ट्स ऑफ एल्कली मेटल्स होते हैं। तो जो सॉल्ट्स ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी कम होती है एज़ कम्पेयर टू सॉल्ट्स ऑफ एल्कली मेटल। अब उनकी सॉल्युबिलिटी कम क्यों होती है? कोई चीज़ कम सॉल्युबल कब होगी? जब उसकी लैटिस एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी, ठीक है। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल के पास +2 चार्ज होता है, एल्कली मेटल के पास +1। जहाँ चार्ज ज़्यादा होगा वहाँ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, वहाँ लैटिस एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी। अब लैटिस एनर्जी ज़्यादा है इसलिए बॉन्ड ईजिली ब्रेक नहीं हो सकता, इसलिए उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो सॉल्ट्स ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल की सॉल्युबिलिटी एज़ कम्पेयर टू सॉल्ट ऑफ एल्कली मेटल्स क्या होती है? कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारे पास है लो सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर हैलाइड्स। मतलब कि सिल्वर हैलाइड्स की सॉल्युबिलिटी कम क्यों होती है? देखो अभी तो हमने कंपेयर कर दिया कि लो सॉल्युबिलिटी क्यों होती है, क्योंकि लैटिस एनर्जी क्या होती है? ज़्यादा होती है। बट सिल्वर हैलाइड के केस में ये रीज़न नहीं है। अगर आपके पास बेरियम सल्फेट है, लेड सल्फेट है, तो आप बोल सकते हो लो सॉल्युबिलिटी क्यों होती है? लैटिस एनर्जी ज़्यादा होती है तभी लो सॉल्युबिलिटी होगी। बट सिल्वर हैलाइड के केस में हम रीज़न ये नहीं देंगे। अब बेरियम सल्फेट है, लेड सल्फेट है, इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है? कम। क्यों कम सॉल्युबल होंगे? क्योंकि हाई लैटिस एनर्जी तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है? कम। बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होता, इसलिए सॉल्युबिलिटी कम होती है। बट लो सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर हैलाइड्स एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से। तो देखो आपके पास Ag+ आयन्स है। कैसे आयन है? Ag+, क्योंकि AgCl में Ag+ ही बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, इंटरैक्शन करेगा एनायन के साथ। तो Ag+ में कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 4D10। बट आपके पास एल्कली मेटल ले लो, Li पॉजिटिव Na पॉजिटिव, उसमें नोबल गैस होती है, मींस S2 और P6 ये ऑक्यूपाइड होता है, ठीक है। तो आपके पास इधर D है और इधर S और P है।
तो डी का जो पेनिट्रेशन इफेक्ट होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू पी। एस और पी का पेनिट्रेशन पावर क्या होती है, ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू डी। इनकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा है, क्लोजर टू द न्यूक्लियस है, ठीक है। अब डी का स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, कम होता है, उसका साइज़ क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, डिफ्यूज साइज हो जाता है। तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन के चार्ज को मतलब डी का स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मींस जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ रहा है वो अगर डी इलेक्ट्रॉन है वो इजीली बाहर पहुंचा देगा, ठीक है। बट अगर एस और पी है तो जो न्यूक्लियर का चार्ज है वो एस और पी तक रहेगा, बाहर क्या जाएगा, कम जाएगा। और डी के केस में बाहर क्या जाएगा, ज़्यादा जाएगा, क्योंकि डी में क्या है, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, डी का पुअर होता है, पुअर शील्डिंग और पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। एस और पी का क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो अगर इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट कम है तो ये इनर जो न्यूक्लियर चार्ज है उसको इतना ज़्यादा रोक नहीं पाएगा, इसलिए वो चार्ज कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा। तो यहाँ पर चार्ज क्या होगा, ज़्यादा होगा Ag पॉजिटिव में, तो वो एनायन को क्या करेगा, ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस बाय Ag प्लस इज ग्रेटर देन द एल्कली मेटल आयन। एल्कली मेटल में S और P है, इनका स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है, तो ये न्यूक्लियस के चार्ज को ज़्यादा बाहर नहीं जाने देते हैं, तो अट्रैक्शन उतनी कम होएगी एनायन के साथ। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस बाय Ag प्लस ग्रेटर देन एल्कली मेटल आयंस। और जितना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, पोलराइजेशन ज़्यादा होगी, क्योंकि जितना कैटायन का चार्ज ज़्यादा होता है उतनी पोलराइजेशन एनायन की क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो जितनी पोलराइजेशन ज़्यादा उतना आयनिक कैरेक्टर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ जाता है। जब आयनिक कैरेक्टर कम हो जाएगा तो सॉल्युबिलिटी वाटर में ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ऐसे एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। तो हाई लेटिस एंथैल्पी से एक्सप्लेन नहीं होगी, किससे एक्सप्लेन होगी, कॉन्फ़िगरेशन से, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन एंड द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस बाय Ag प्लस इज ग्रेटर देन एल्कली मेटल आयंस, ठीक है। तो ये आपको अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी फिजान्स रूल की हेल्प से कि मोर कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे आता है, ठीक है। तो ये आपको समझना है, ये इंपॉर्टेंट रीज़न है, एक पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपके पास कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक कंपाउंड्स। अब देखो, कोई भी आयनिक कंपाउंड प्योरली आयनिक नहीं होता, मतलब 100% आयनिक नहीं बोल सकते आप, उसमें कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। और हर कोवेलेंट कंपाउंड प्योरली कोवेलेंट नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर होता है, ठीक है। तो आपने अभी पढ़ना है आयनिक कंपाउंड्स में कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे आता है, ठीक है। आपके पास कैटायन और एनायन अगर दूर दूर है तो कोई इंटरैक्शन नहीं है। बट अगर आप कैटायन एनायन को क्लोजर लाते हैं, ठीक है, ब्रॉड क्लोजर, देन एनायन गेट पोलराइज्ड। एनायन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो कैटायन की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से एनायन क्या हो जाएगा, पोलराइज्ड हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ कैटायन। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप एनायन कैटायन को क्लोजर लाते हैं एक दूसरे के, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन गेट डिस्टॉर्टेड एंड एनायन गेट पोलराइज्ड, ठीक है। एनायन पोलराइज हो जाएगा। उसके बाद कुछ टर्म्स हैं यहाँ पर, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या होता है, पोलराइजेशन इज द डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन बाय द कैटायन व्हेन दे ब्रॉट क्लोजर टू ईच अदर इज नोन एज पोलराइजेशन। तो मीन्स एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्टॉर्शन जब आप कैटायन को उसके पास लाते हैं तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं हम, पोलराइजेशन। अगर स्मॉल पोलराइजेशन है, ये आपको अभी समझाती हूँ, अगर स्मॉल पोलराइजेशन है तो कैरेक्टर कैसा है, आयनिक ज़्यादा होगा। अगर लार्ज डिग्री ऑफ पोलराइजेशन है तो कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। ये कैसे पता लगा सकते हो आप, अब अगर स्मॉल पोलराइजेशन तो मेनली आयनिक, अगर लार्ज डिग्री ऑफ पोलराइजेशन है तो कोवेलेंट कैरेक्टर। ये कैसे लगेगा आपको पता, देखो अगर आपके पास पॉजिटिवली चार्ज कैटायन है, ठीक है, और क्या हमारे पास नेगेटिवली चार्ज एनायन, ठीक है। अगर पोलराइजेशन ज़्यादा है, पोलराइजेशन ज़्यादा होने का मतलब कि एनायन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो ज़्यादा डिस्टॉर्ट हो रहा है, इसका मतलब एनायन कैटायन से ज़्यादा अट्रैक्टेड है। अगर ज़्यादा अट्रैक्टेड है इसका मतलब ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के पास आ रहे हैं और
क्या होते जा रहे हैं, न्यूट्रल होते जा रहे हैं, मतलब एक दूसरे के चार्ज को न्यूट्रलाइज करते जा रहे हैं। तो जब ऐसा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज़्यादा, आयनिक कैरेक्टर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है। बट अगर पोलराइजेशन कम होगी तो वो कैसा रहेगा, चार्ज रहेंगे उनके पास, तो वो कैसे रहेंगे, मेनली आयनिक रहेंगे, ठीक है। अब आपके पास आता है पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजिंग पावर किसकी होती है, कैटायन की, क्योंकि वो किसी एनायन को पोलराइज करता है। तो द पावर ऑफ एन आयन टू डिस्टॉर्ट द अदर आयन, ठीक है, इज कॉल्ड इट्स पोलराइजिंग पावर। तो हमेशा कैटायन की पोलराइजिंग पावर बोलते हैं हम। और पोलराइजेबिलिटी, द टेंडेंसी ऑफ एन आयन टू गेट डिस्टॉर्ट इज कॉल्ड पोलराइजेबिलिटी। मीन्स कौन पोलराइजेबल हो रहा है, कौन पोलराइज हो रहा है, एनायन पोलराइज हो रहा है, इससे पोलराइजेबिलिटी में एनायन की बात होती है, पोलराइजिंग पावर किसकी होती है, कैटायन की, ठीक है। अब आपने पढ़ना है फजान्स रूल। फजान्स रूल एक ऐसा रूल है जो कि आपको बताता है कि किसी आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो उसके 4 रूल्स हैं अलग से, जो कि फैक्टर्स बताता है फेवरिंग द पोलराइजेशन ऑफ आयंस विच रिजल्ट्स इन कोवेलेंट कैरेक्टर। तो फर्स्ट तो है स्मॉल साइज ऑफ कैटायन। अगर कैटायन का साइज छोटा है तो पोलराइजिंग पावर क्या है, ज़्यादा है। कैटायन का साइज अगर छोटा है वहाँ पर चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। आपको ये आपने अपनी 11th-12th क्लास में भी स्टडी किया है। अगर किसी कैटायन का साइज़ छोटा होता है तो उस पर चार्ज क्या होता है, ज़्यादा होता है। अगर चार्ज उस पर ज़्यादा है इसका मतलब वो ईजी और ज़्यादा एनायन को डिस्टॉर्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या करेगा, ज़्यादा डिस्टॉर्ट करेगा। जितनी ज़्यादा डिस्टॉर्शन होगी उतनी ज़्यादा पोलराइजेशन होगी, और जितनी ज़्यादा पोलराइजेशन होगी उतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। तो इसलिए स्मॉल साइज ऑफ कैटायन अगर होता है हमारे पास तो पोलराइजेशन क्या होती है, उतनी ज़्यादा होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब आप यहाँ देख लो, बेरिलियम से बेरियम में जाते हैं तो साइज़ क्या होता है, इंक्रीज, साइज ऑफ कैटायन इंक्रीजेज, पोलराइजिंग पावर डिक्रीजेज एंड कोवेलेंट कैरेक्टर ऑल्सो डिक्रीजेज, ठीक है। सेकेंड फैक्टर है हमारे पास लार्ज साइज ऑफ एनायन। अब जितना ज़्यादा बड़ा साइज होगा एनायन का उतना ईजिली हम उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या कर सकते हैं, डिस्टॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि उतना ही नेगेटिव चार्ज क्या होगा, स्प्रेड होगा, और जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज स्प्रेड होगा उतना ईजिली हम उसे क्या कर सकते हैं, कैटायन की तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज लेस स्ट्रांगली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस, उतना ज़्यादा वो कम स्ट्रांगली हेल्ड होगा न्यूक्लियस से। तो पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन क्या हो जाती है, इंक्रीज। तो अगर पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज है तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। हाई चार्ज ऑन कैटायन एंड एनायन, ये तो हमें पता ही है कि कैटायन एनायन पे ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ज़्यादा इंटरैक्शन होगी, उतनी ज़्यादा डिस्टॉर्शन होगी इलेक्ट्रॉन क्लाउड की। तो हायर द चार्ज मोर विल बी द पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन एंड द पोलराइजेबिलिटी ऑफ द एनायन एंड मोर विल बी द कोवेलेंट कैरेक्टर। तो कैल्शियम क्लोराइड है आपके पास और NaCl है। यहाँ पर Ca और Na की एटॉमिक रेडियाई ऑलमोस्ट इक्वल होती है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो यहाँ पर बट इस पे चार्ज कितना है, 2 पॉजिटिव, इस पे कितना है, +1। तो किस पे पोलराइजेशन ज़्यादा होगी, यहाँ पर। तो यहाँ कोवेलेंट कैरेक्टर भी यहाँ क्या होगा, ज़्यादा होगा। नेक्स्ट आता है आपके पास नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इज़ अ सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से कंपेयर करेंगे हम। हमारे पास जैसे अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि सिल्वर हैलाइड्स में कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसलिए वो लेस सॉल्युबल होती है। तो सेम रीज़न है यहाँ पर आपके पास लास्ट में क्या है, d ऑर्बिटल, यहाँ पर क्या है, s और p। d का स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होता है, इसलिए न्यूक्लियर चार्ज इजीली कहाँ जा सकता है, बाहर जा सकता है। बाहर जितना जाएगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट करेगा। यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज बाहर क्या जाएगा, कम जाएगा। तो इसका मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज Cu पॉजिटिव के केस में ज़्यादा है, Na पॉजिटिव के केस में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, कम है। तो यहाँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ज़्यादा डिस्टॉर्ट करेगा, और यहाँ कम है तो कम डिस्टॉर्ट करेगा। जितनी ज़्यादा डिस्टॉर्शन होगी उतना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा, जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। तो 18 इलेक्ट्रॉन जो है हमने इसको सूडो नोबल गैस मान लिया, मतलब एक्चुअल में नोबल गैस नहीं है बट 18 नंबर है तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की तरह मान लिया हमने इसको, ठीक है। तो 18 इलेक्ट्रॉन शेल है तो पोलराइजेशन क्या होगी, ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू 8 इलेक्ट्रॉन शेल कॉन्फ़िगरेशन। तो ये तो था हमारे पास फजान्स रूल, कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक सॉलिड्स। तो मेरी तरफ से ये चैप्टर फिनिश हो चुका है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इन नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट विद पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। थैंक यू।